नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको जो है कि पिछले 2 दिन से जो है कि वीडियो जो है कि मिली नहीं है। पर कोई समस्या की वजह से जो है कि 2 दिन आपको वीडियोज़ नहीं मिल पाया, पर उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर आज से जो है कि आपको डेली बाय डेली जो है कि अपने टाइम पे जो है वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूँ तो आपके जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, और इसमें हम लोग आज जो है क्लास 6 के पूरे हिस्ट्री के चैप्टर को आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल मिलेगी। और ये एनसीईआरटी नोट है, इससे बाहर आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, इतना समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का, सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है पूर्णिमा के बारे में। आपने नाम भी सुना होगा पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा आखिर होता क्या है? तो इस रात को जो है कि क्या होता है, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। सही बात है कि 1 महीने में आप जो है कि पूरी चंद्रमा को रात में, पूरे चंद्रमा को यानी पूरे एक सर्किल में आप एक बार ही देख सकते हैं। और यह जो है यही रात को पूर्णिमा की रात कहलाती है, यानी जिस रात जो है चंद्र जो है पूरे आकार में दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं उस रात को। उसका ठीक उल्टा होता है अमावस्या। ये भी 15 दिन के बाद हमें जो है कि यानी अमावस्या के 15 दिन के ठीक दिन बाद नहीं दिखता है, यानी जिस दिन चाँद दिखता ही नहीं है रात में, उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी रात में आप जो भी चमकदार चीज़ें देखते हैं रात के समय में, वो सारी चीज़ें जो हमारे आसमान में उपलब्ध रहती हैं वो सभी खगोलीय पिंड होते हैं। बात करते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म भी होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और तारा भी सूर्य भी एक तारा है। तो याद रखेंगे, जो खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की प्रकाश एवं ऊष्मा होती है उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, याद रखेंगे। और सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि उसके पास भी अपनी प्रकाश और ऊष्मा है। अगला पॉइंट आते हैं नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आपने अगर देखा होगा आकाश में, तो बहुत सारे तारे मिलकर क्या करते हैं? विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, और इन्हीं विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह होता है। जैसा कि सप्तऋषि से ही नाम है, सप्त यानी कि 7, तो 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं ध्रुव तारा के बारे में। तो जैसा कि आप लोग पहले भी सुने होंगे ध्रुव तारा का नाम। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में जो है दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। और उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता था, और इसे ही क्या कहा जाता है? तो ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रह पे। तो ग्रह क्या होता है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो खगोलीय पिंडों के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होते हैं उन्हें तारा कहते हैं, और जिनके पास जो है अपना उस प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ये तारों के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। आगे देखते हैं खगोलीय पिंडों के बारे में थोड़ा सा, कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और ग्रह शब्द जिसे प्लैनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा की प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी। तो जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, और जो पृथ्वी के सबसे निकट नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। और सूर्य से जो है दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बात करते हैं उपग्रह क्या होता है। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, क्योंकि जो कि इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। यानी चंद्रमा एक उपग्रह है, और किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है, और जो क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी के। सौर मंडल की बात करते हैं तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और उसे हम सौर परिवार कहते हैं। उसके बाद आते हैं जियोग्राफी पे। तो जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उनको क्या कहा जाता है। जियोग्राफी में जो है कि पृथ्वी के विवरण को जियोग्राफी कहा जाता है, और पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी के मापन को जियोमेट्री कहा जाता है, और पृथ्वी के आकार के अनुरूप को क्या कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं, सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सौर जो है परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। और सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है, और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का क्या है, एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और सूर्य से दूरी के अनुसार इनका जो है क्रम दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और अरुण। उसके बाद बात करते हैं, नेपच्यून नहीं तो यूरेनस तथा नेपच्यून है, एक छूट रहा है कोई, कौन है, तो इसमें बुध है, शुक्र है, मंगल छूट रहा है यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी के बाद मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्रम है। और सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और वे जो पथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो कक्षा कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो हैं उनको बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, अतः इनको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। भूभाग क्या होता है, तो ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, किसके, पृथ्वी को। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और इसका जो है व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद बात कर लेते हैं, नील आर्मस्ट्रांग जो है कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। और प्रकाश की गति की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होते हैं, और यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसेट, IRS, एजुसेट इत्यादि जो है कि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा घूमता रहता है, और दिखाया है कि वो जैसे अपने धुरी पर एक चक्कर घूमता है, और वो साथ साथ में पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाता है, तो इसी वजह से हम एक ही भाग उसका देख पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम घूमते हैं वो भी घूमता है, और घूमने के साथ साथ वो हमारा चक्कर भी लगाता रहता है, इस वजह से हम एक ही भाग उसका देख पाते हैं। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह के ही भाग होते हैं क्षुद्र ग्रह, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का पिंड की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा, और हमारा सौरमंडल जो है इस आकाश गंगा का केवल एक भाग है, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं सिर्फ। उसके बाद बात करते हैं ग्रहों के विवरण के बारे में, तो यहाँ पर बुध के बारे में है, तो यह सब सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, और यह सबसे छोटा और हल्का ग्रह भी है, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल इसका 88 दिन का है, यानी एक चक्कर यह सूर्य का कितने दिन में पूरा करता है, तो 88 दिन में पूरा करता है। वहीं दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, तो यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, और इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 255 दिन का समय लगता है। उसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसके 2 ग्रह उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 687 दिन का समय लगता है। उसके बाद जो है बृहस्पति आते हैं, तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका उपग्रह गैनीमीड है, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में इसको 12 साल का समय लगता है। आगे बात करते हैं शनि के बारे में, तो शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल इसका 29 साल का है।
वहीं अरुण की बात करें तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी और इसका उपग्रह टाइटेनिया है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको जो है 84 साल का समय लगता है। आगे देख लेते हैं वरुण के बारे में। तो वरुण जो है यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और इसका उपग्रह टाइटन है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 164 साल का समय लगता है क्योंकि दूरी अधिक है। वहीं बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 झुका हुआ है और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और एकमात्र उपग्रह इसका चंद्रमा है और पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है और पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। एक सुई जो है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा ग्लोब इस तरीके से होता है तो इस तरीके से थोड़ा झुका होता है और ये जो सुई होती है इसे ही अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर द्विबिंदु होते हैं जिनसे सुई होकर गुजरती है, यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट को, इसको अक्ष कहा, इसको क्या कहा जाता है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यानी ग्लोब को जो बीच में से दोनों ये रेखा जो है दो भागों में बराबर काट देती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है और इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उसके बाद अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है, अर्धवृत्त में, तो ये क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश यानी अक्षांश को दर्शाता है। यानी विषुवत वृत्त के ऊपर सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांश समांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है जो इतने जो है डिग्री पे है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है जो इतने डिग्री पर है। विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त की बात करें तो ये 66 जो है डिग्री के है और ये विषुवत वृत्त की बात करें दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त तो ये 66 डिग्री नीचे है दक्षिण में। उसके बाद बात कर लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। तो सबसे पहला आ जाता है उष्ण ताप कटिबंध। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में नहीं दिन में रहेगा कि एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक जो है उष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि यह एक आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी में क्या होता है कि ये आपका जो है कि विषुवत वृत्त है और उसके बाद जो है आपका मकर रेखा और ये कर्क रेखा, तो इसके बीच में जो है सूर्य जो है निश्चित रूप से एक बार दिन में जो है सर पर आता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर क्या होती है, गर्मी अधिक होती है क्योंकि सीधे जो है यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसे इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त और वहीं दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त। यानी कि इस तरीके से आपका पृथ्वी था, यहाँ पर कर्क रेखा, ये मकर रेखा, उसके बाद ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इस वाले भाग को शीतोष्ण कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है उसकी अपेक्षा गर्मी जो है कम होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ इसका तापमान थोड़ा मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कहा जाता है। शीत कटिबंध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए वे शीत कटिबंध कहलाते हैं। यानी जो बचा हुआ क्षेत्र था वो जो है शीत कटिबंध कहलाता है, जो ध्रुव के पास वाला क्षेत्र था। उसके बाद देशांतर की बात करते हैं। अभी अक्षांश हम समझ लिए हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। यानी कि इस तरीके से हमारा पृथ्वी है, ये इधर हमारा उत्तरी ध्रुव है, इधर है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से जो काल्पनिक रेखाएं होंगी इसको मिलाने वाली इन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर को अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट को सेकेंडों में विभाजित किया गया है। रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामात्रों की लंबाई समान होती है और देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। यानी कि यामात्रों की लंबाई समान होती है और उनके बीच में जो है कि एक बराबर डिस्टेंस भी होता है। यामेत्तर की बात करें तो इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं और जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला इससे से गुजरने वाली यामेत्तर को प्रमुख यामेत्तर
कहते हैं। उसके बाद दिया है इसका मान जो है 0 देशांतर है तथा यहाँ से पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। यानी ये कि पृथ्वी है बीच से कट कर रही है, तो इधर वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और ये है आपका 0 अक्षांश, 0 जो है 0 देशांतर है। ठीक है, आगे चलें तो मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में जो है समय निर्धारित करती है और 180 अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं इसको। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिमी देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, जो पूर्वी गोलार्ध में देश पड़ते हैं और जो पश्चिमी गोलार्ध में देश पड़ते हैं, तो पश्चिमी वाले से पूर्वी वाला जो गोलार्ध होता है उनका जो समय होता है वो कुछ घंटे आगे चलता है। मानक समय की बात करें तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। वहीं सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है प्रतिदिन होता है और अतः स्वाभाविक ही कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय जो है कि पीछे होगा। वहीं बात करेंगे समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। यानी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में, ये गलत दिया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पर गलत दिया है, 4 डिग्री घूमती है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। आगे चलते हैं। इस प्रकार समय जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के समय में पूर्व में 1 बजा होगा, यानी कि उसके ठीक उसके पहले वाले जो अक्षांश पे है वो 1 घंटे आगे समय, यानी 15 डिग्री अगर आगे चले जाएँ तो 1 घंटे में 15 डिग्री बढ़ेगा, तो अगर हम देशांतर आगे जाते हैं तो वहीं 1 बज जाएगा। वहाँ पे जो समय आएंगे उस जगह पे जो देश होंगे वहाँ पर 1 घंटे समय आगे हो जाएगा। भारत के मानक का समय की बात करें तो भारत में 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है और भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, और इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, यानी आगे जो है 5 घंटा 30 मिनट समय जो है कि आगे चलता रहेगा। वहीं पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है और पीछे पश्चिम में 12 मानक समय, यानी इस तरीके से, और आगे यानी कि ये निकालने का समय जो है कि आपको ये तरीका दिया गया है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं सबको। ठीक है, उसके बाद जो अगला चैप्टर आ जाता है दोस्तों, आता है पृथ्वी की गतियाँ। तो टोटल दोस्तों बात करें तो क्लास 6 में टोटल 8 चैप्टर हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कवर कर पाएँ। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो इसको 2 पार्ट में करेंगे और 4-4 चैप्टर का 2 पार्ट करके 2 वीडियोज़ में जो है कि कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से इसको जो है कि समझ लिया जाएगा और ख़त्म भी कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पृथ्वी की गतियाँ दिया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। यानी पृथ्वी जिस तरीके से लट्टू जो है एक ही जगह पे क्या करता है, अपने इस तरह से चारों अपने जगह पे ही खड़े होकर घूमता है, तो उस तरीके से घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी ये सूर्य है तो इस तरीके से घूमना, एक चक्कर इसका लगाना, ये क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। पर अपने जगह पर स्थिर होकर घूमना, ये क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य के और वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। जैसे कि आप इसका सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक गेंद ले लिया और इधर से आपने प्रकाश इस पर डाला, तो आप देखेंगे कि गेंद के आधे भाग पर जो है प्रकाश जाएगा और पिछले वाले हिस्से में जो है अंधेरा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, तो इधर से जब प्रकाश जाता है तो इसके आधे भाग पर ही पहुँच पाता है, आधे भाग जो है पीछे साइड में जो रहता है वहाँ पर इसका प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो आधे जो भाग पे प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है और जिस भाग में प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पर रात होती है। आगे चलते हैं। ग्लोब पर जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर है तो ये वाला जो भाग है यहाँ से, तो ये जो है विभाजित करता है 2 भागों में, यानी इधर दिन होता है इधर रात होगी, तो इसको क्या कहेंगे, प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। याद रखेंगे। और पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति होती है, यानी एक दिन में यह एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने जगह पे।
और पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। और एक वर्ष यानी कि 365 दिन में वह क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और एक बच्चे 4 दिन यानी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। और 4 वर्षों में प्रत्येक बचे हुए 6 घंटे जो होते हैं मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और इसी के लिए क्या होता है, दिन में जो फरवरी का 28 से 29 दिन हो जाता है हर चौथे वर्ष। ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऋतुओं के परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में जो है गर्मी का मौसम होता है। उसके बाद बात करें कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। और इसी पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे जो पॉइंट है देख लेते हैं कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु या दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 3 और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो बात करते हैं मानचित्र के बारे में। तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। और विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम हैं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेंजी मैंडर हैं। भूगोल के जनक के बारे में बात करें तो हिकेटियस हैं। और व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की प्राकृतिक जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों के विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। बात करते हैं दूरी की। तो मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा मानचित्र के पैमाने पर खींचे जाते हैं। दिशा की बात करें तो अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है और ये तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। वहीं बात करते हैं प्रतीक के बारे में। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल के पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके उसको दर्शाया जाते हैं। और रूढ़ प्रतीक क्या होता है, तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का प्रयोग जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र की बात करें तो आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है और आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है, उसी को रेखा चित्र कहा जाता है। खाका क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका चैप्टर 4 जो है कि बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वहीं शुरू करते हैं आगे चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है और यहाँ मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है कि भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। वहीं बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है, इन 3 जो है कि ये मंडलों में जो है कि इसके मुख्य घटक बताए गए हैं, उनको बांटा गया है। भूमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है और यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है और जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी भूमंडल का सबसे ऊपरी भाग
जो भूपर्पटी जिसको कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर एक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वहीं पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को भारत के पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद बात करते हैं जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। भारत की बछेंद्री पाल पहली महिला थी, जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। महाद्वीप क्या होता है? तो पृथ्वी पर 7 जो है कि प्रमुख महाद्वीप हैं और यह विश्व जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। और यह जो है कि महाद्वीप कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो महाद्वीप के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है एशिया महाद्वीप। और एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से अलग करता है और यूरोप एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। दूसरा अफ्रीका है और अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा महाद्वीप है और विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। और यूरोप जो है कि तीसरा आ जाता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक रेखा इससे होकर गुजरती है और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। वहीं चौथी की बात करते हैं। चौथा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 5वां नंबर है दक्षिण अमेरिका और इसका जो है अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत के दक्षिण की ओर फैली है और दक्षिण अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। वहीं बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। 7वां और लास्ट महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका रहता है और यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। उसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसी को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है जनमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल और 69% भाग स्थल है और जनमंडल के सभी रूप उपस्थित हैं जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित होती हैं। वहीं बात करते हैं महासागरों में तो 97% भाग जो है खारा जल पाया जाता है और यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का भाग बहुत बड़ा बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमि का जल के रूप में पाया जाता है और महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं और यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं, तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, महासागरीय धाराएं हैं। तो महासागर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। बात करते हैं अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है और इसके पश्चिमी किनारे एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर के तटरेखा दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तीसरा है हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है यानी भारत के नाम पर है रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है।
उसके बाद आते हैं चौथा नंबर दक्षिणी महासागर। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। पांचवा और लास्ट महासागर है आर्कटिक महासागर, उत्तर ध्रुव स्थित वृत्त में स्थित है और यहाँ उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है और यह प्रशांत महासागर से सीसले जगल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेयरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थर्ड आता है आपका घटक वायुमंडल, तीसरा घटक। तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी जो है गैस की एक परत से जो है कि घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है और यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 5 परतें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए यानी कि सबसे पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल है और पांचवा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.0993% और अन्य सभी 0.04 ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है और जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उसके बाद चौथा जो घटक आता है जीवमंडल। तो जीवमंडल में जो है कि स्थलमंडल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है और यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है और पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक किया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी एक रूप में से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर नंबर जो है 5th जो है कंप्लीट होता है और यहीं से शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 6। पर दोस्तों आज के वीडियो में ही केवल हम लोग चैप्टर 5 तक कंप्लीट करेंगे। इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे दोस्तों। ये आपका पार्ट 1 समझिए जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किए हैं। जो बचा हुआ चैप्टर है उन सभी चैप्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उन सभी चैप्टर्स को एक और वीडियोज़ में कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप हमको निश्चित रूप से बताइएगा और इस तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।